Morning students, our today's topic is effect of dielectric on capacitance. देखो बेटा, in last video we have discussed about that capacitance of parallel plate capacitor is E is equal to epsilon naught A upon D. Okay, now the thing is the capacitance of parallel plate capacitor can be increased by increasing the area of plates, by decreasing the distance between the plates, and by inserting a dielectric slab between the plates of capacitor. डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं पहले हमने ये समझना है. देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं इंसुलेटर्स. ठीक है, कोई भी चीज़ है वो इंसुलेटर है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक. और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ, इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑल्सो. और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का कितना होता है, 81 होता है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दो जो प्लेट्स हमने बनाई थी पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच में अगर वाटर फिल कर देता हूँ, वाटर शुड बी प्योर. ठीक है, प्योर वाटर फिल कर दें तो जो हमारी कैपेसिटेंस है यहाँ C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D ये बन जाती है. ठीक है, अगर इसके बीच में वाटर फिल कर दूँ मीन्स 81 टाइम जो है कैपेसिटेंस वो इंक्रीज़ कर जाती है. बट फिर भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंडीशंस हमें बताती हैं कि कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज़ हुई है. ठीक है, और कौन सी चीज़ें हैं जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, ये हमने इस टॉपिक में देखना है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बोर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, देखो पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि अभी जो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पॉजिटिव साइन इसको मैंने दे दिए चार्जेस, तो ऑब्वियसली बाय इंडक्शन नेगेटिव आ जाएंगे और इसको हम कर देते हैं ग्राउंड. ये हमने पढ़ा था. ठीक है, और प्लेट्स का एरिया है A, बीच में जो डिस्टेंस है लेट दिस डिस्टेंस इज स्मॉल d. और जब मैंने इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या इंसुलेटर कोई इसमें नहीं डाला है, उस टाइम जो डाइलेक्ट्रिक जो हमारी कैपेसिटेंस है उसका नाम हम रख लेते हैं C नॉट. नंबर 1 डाल लेते हैं. अभी ये इसका पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था. तो जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस होती है. ठीक है, बट फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें एक इंसुलेटिंग स्लैब डाल देता हूँ. अब देखो बेटा, स्लैब हमने कैसी डाली है, जिसकी जो थिकनेस है वो है T. ठीक है जी, और जब मैंने इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में डाला तो देखो बेटा, प्लेट्स एक तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव प्लेट है उसके सामने नेगेटिव प्लेट है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है. इस डायरेक्शन में मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख देता हूँ E नॉट. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट. अब क्या होगा, बाय यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इंसुलेटिंग प्लेट के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन. प्लेट की क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन. और एक इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर वाली डायरेक्शन में. ठीक है जी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम नाम रख लेते हैं, लेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज EP ड्यू टू पोलराइजेशन. ये वेक्टर डाल देता हूँ. ठीक है जी, तो हमने क्या किया, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसके बीच में गैप था D, और एक हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल था जिसकी थिकनेस है T, और मैंने इसको प्लेट्स के बीच में डाल दिया. प्लेट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही थी E नॉट, और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, दैट इज़ EP. अब देखो बेटा, जब हम इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, देखो जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी अंदर बन जाती है. बट जब हम इंसुलेटर को डालें, ये फ़र्क है दोनों में, जब हम इंसुलेटर को इसमें डालें तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतनी अंदर नहीं बन पाती, क्योंकि पोलराइजेशन करने को थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो कुछ एनर्जी पोलराइजेशन में यूज़ हो जाती है, तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाती. अच्छा, तो इधर को हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को कुछ कम बन रही है, तो नेट कितनी बच रही है, उसका नाम रख लेते हैं E, और वो किसकी इक्वल होगी, E नॉट माइनस EP. ठीक है, वेक्टर. क्लियर है. तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी बच रही है अब, E.
ठीक है, इस ई को बोलते हैं हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो दोबारा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नॉट, अंदर बनी ई पी, और माइनस होके कितनी बची, देखो ये इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, एक दूसरे को कैंसिल करके ई बचेगी, और ये कितना होगा ई नॉट माइनस ई पी। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वन इज रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने डायग्राम तो बना ली है, अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। देखो बेटा, जो ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, याद करो हमने ये कैसे फाइंड की थी, हमने फार्मूला लगाया था सी नॉट इज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और फिर हमने v फाइंड किया था। v को कैसे फाइंड किया था, e इंटू डी वाला फार्मूला लगा के। ठीक है, v को हमने लिखा था v इज इक्वल टू ई इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू अपॉन ए इंटू डी। और ये वैल्यू उठा के जब हमने यहाँ पुट की थी v, यस साथ में एप्सिलॉन भी आएगा, तो जब मैंने v की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट करी थी तो अपने आप ये फार्मूला बन गया था, सी इज इक्वल टू क्यू, और v की वैल्यू क्या थी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू इंटू डी। तो q से q कैंसिल होके ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, c का फार्मूला लगाया q अपॉन v को निकाला e इंटू डी, और e की वैल्यू पुट की दो प्लेट्स के लिए, तो वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन लिख के ये वैल्यू हमने ऐसे फाइंड की थी। अब देखो बेटा, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिक नहीं है। यहाँ तो मैंने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन पुट कर दिया, बट अब नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। कैसे, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक है, मीन्स इस स्लैब के बाहर इस रीजन में, इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, इनसाइड इस पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। तो जब मैंने यहाँ पर कैपेसिटेंस का ये फार्मूला बनाना है, तो मेरे को अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल के उनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, ये देखो, ये तो विदाउट जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है यही आंसर आना है जो मैंने अभी फाइंड किया। अब व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, तो उसको लिख लेते हैं ओनली सी। ठीक है, इसको मैं अलग पेन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो फार्मूला फिर से आएगा Q अपॉन V। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको नंबर 2 रख लेता हूँ। अब V फाइंड करना है, V का फार्मूला होता है E इंटू डी। बट देखो बेटा, अब क्या होगा, हमारे पास E इंटू डी अलग अलग तरह के हैं। ये टोटल डी में से T माइनस कर दो, D माइनस टी, तो ये स्पेस प्लस ये स्पेस बच जाता है। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो मैं लिखूंगा ई नॉट मल्टीप्लाई डी माइनस टी। ठीक है जी, प्लस अब अंदर की बात कर लेते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और डिस्टेंस कितना है टी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई टी डिस्टेंस पर है, ई नॉट डी माइनस टी डिस्टेंस पर है, तो इसे लिखूंगा ई इंटू टी। नेक्स्ट देखो बेटा, हमने फर्स्ट चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला, ई नॉट अपॉन ई इजकल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने ई नॉट की फॉर्म में नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ नॉट अपॉन एफ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और वैक्यूम अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस प्लेस्ड एट सिमिलर डिस्टेंस बट इन मीडियम। इसकी रिलेशन को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। बट इधर f को क्यू ई पुट कर लो, क्यू ई नॉट, इसको क्यू ई पुट कर दो, क्यू से क्यू कैंसिल होके ई नॉट अपॉन ई बचेगा। अब यहाँ से इस टर्म से अगर मैं e की वैल्यू फाइंड करता हूँ, इट बिकम ई नॉट बाई के। ठीक है, और ई नॉट बाई के को यहाँ पुट कर देते हैं, तो v बन रहा है ई नॉट मल्टीप्लाई डी माइनस टी ई नॉट बाई के इंटू टी, और दोनों टर्म से ई नॉट क्या आ रहा है कॉमन, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और फिर
ई नॉट की वैल्यू फिर से हमें बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिखेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारे पास v बनता है। ठीक है, ऐसे v बना। पहले v इजीली बन गया था क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं तो मेरे को अलग अलग जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लस करके v बनाना पड़ा। अब v को उठा के यहाँ पुट करते हैं तो देखो हमारे पास क्या बनता है, c इजकल टू, देखो बेटा ये v डिनोमिनेटर में है तो ये हमारी पास चीज़ें घूम जाएंगी, q से q कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस बनती है। ठीक है, इसको नंबर लिख देते हैं 3, और इसको पुराने वाले से कंपेयर कर लेते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या थी, सी नॉट इजकल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, नंबर इसको 1 दिया हुआ था हमने। अब दोनों को देखो कंपैरिजन के टाइम क्या करते हैं, हम दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, अब अच्छा इससे क्या करेंगे, सी नॉट को या सी को सी नॉट से डिवाइड करते हैं तो ये सी पूरी टर्म है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के मल्टीप्लाई डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ से d कॉमन निकाल के d से d भी कैंसिल कर सकते हैं। कॉमन मीन्स होता है डिवाइड, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो d अपॉन d कॉमन निकालूँ तो मैं, कॉमन मीन्स डिवाइड, तो d से डिवाइड करेंगे d को 1 t बाय डी प्लस टी बाय के इंटू डी, डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म से, दोनों टर्म से जो t बाई डी है वो कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन 1 माइनस टी बाई डी कॉमन, 1 माइनस 1 बाय के। ये हमारे पास आंसर बनता है सी नॉट, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ लास्ट टर्म, इट बिकम सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाय के। तो देखो बेटा, अगर मैं इसको आपसे पूछूं कि विच टर्म इज ग्रेटर, सी और सी नॉट, तो देखो बेटा हमारे पास जो सी टर्म है दैट इज ग्रेटर। ठीक है, हमें यहाँ से लग रहा है कि सी नॉट को किसी टर्म से डिवाइड करके फिर सी आ रहा है, मीन्स सी को किसी टर्म से डिवाइड करो फिर सी आएगा, इसका मतलब सी तो छोटा हुआ ना, डिवाइड मीन्स उसको कुछ छोटा करना आपने, तो सी नॉट की टर्म बड़ी थी उसको डिवाइड करके छोटी आई तो सी बना, यही मतलब हुआ ना, उसके इक्वल हुआ। बट ऐसा नहीं है, देखो बेटा हम अगर इसको ध्यान से देखें तो जो सी आ रहा है वो 1 से कोई टर्म माइनस होके फिर आ रहा है, तो इसका मतलब जो टर्म है वो 1 से छोटी हुई उसके साथ डिवीज़न हो रही है। तो देखो बेटा याद रखना, जब भी हम किसी 1 से छोटी टर्म से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने 10 को 1/2 से डिवाइड करना है ना, 1/2 इज स्मॉलर देन 1, तो आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हियर c इज़ ग्रेटर देन सी नॉट। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि स्पेशल केस आता है, इफ़ t इजकल टू डी, मीन्स जो मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कितनी डाली है, बिल्कुल इसको फिल करती है। t इजकल टू डी मीन्स ये जो t है d के इक्वल होगा, मीन्स पूरी इसमें फिक्स जो है वो कम्प्लीटली इसमें जो आ जाएगी, ऐसी मैंने डाइलेक्ट्रिक डाली है। तो क्या होगा, तो देखो बेटा जब t इजकल टू डी हो जाएगा, ध्यान से सुनना है, यहाँ t को d पुट करूँगा, d से d हो जाएगा कैंसल, ये बनेगा 1, और यहाँ माइनस बाहर तो साइन हो जाएंगे चेंज। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 1/k, 1/k ऊपर पहुँच के क्या बन जाएगा, c इजकल टू के सी नॉट। अब देखो बेटा कौन सा बड़ा है, k इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो c बड़ा है, c नॉट को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब c बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है
इसलिए मैंने बोला, अब देखो पानी अगर हम दो प्लेट्स के बीच में डालें तो वो पूरी जगह घेर लेगा। अगर पानी पूरी जगह घेर लेता है दैट मीन्स टी इज इक्वल टू डी, और जो आपका ये कैपेसिटेंस है वो के टाइम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा फिर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू।